अब यहाँ से हमारा लगभग नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, जो भी हम अभी तक के हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही थी, वो अगर रिडंडेंसी थी, एक से ज़्यादा बार आ रही थी, बार बार वो अगर एक ही टाइप से हमको परेशान कर रही थी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन वाला तरीका अपनाएंगे और नॉर्मलाइजेशन से कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर अलग अलग एन एफ पढ़ना है हमको, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, नॉर्मल फॉर्म, ये सारी चीज़ें। तो अब पहले तो डेफिनेशन देखो कि नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो रहेंगी। डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमम रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशन, कि हमको मिनिमम रिडंडेंसी करना है, इसी को हम नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की रिडंडेंसी होती क्यों है। रिडंडेंसी में रिडंडेंसी इन रिलेशन में कॉज इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड एनोमलीज। तो अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं कि इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कर रहे हैं, तो हमको रिडंडेंसी देखने मिलती है। नेक्स्ट देखो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एट्रीब्यूट इनटू वेल स्ट्रक्चर रिलेशन दैट कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी। हमको कुछ ऐसा करना है कि कुछ ग्रुप्स को साथ में, कुछ एट्रीब्यूट्स को साथ में रख लेना है और वो कुछ स्ट्रक्चर तरीके से दिखना चाहिए। अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं हम, तो मिनिमम रिडंडेंसी हो जाएंगी, और ये मिनिमम रिडंडेंसी करने वाले तरीकों को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। It focus on characteristics of specific entity. One's relation should have one of them. बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन करना तो है, लेकिन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले तो कि एक ऑर्डर होगा, वो अननॉर्मल रिलेशन में दे रखा होगा हमको। हमको यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि पहले वो अननॉर्मल से उसको 1NF में चेक करो, 1NF से 2NF में चेक करो, 2NF से 3NF में, फिर BCNF में और फिर 4NF में। ये नॉर्मल फॉर्म चेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही से चैप्टर के मस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से NF में ये पूछा जाता है, या ये वाले NF में लेके आओ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो वो बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक रिलेशन होगा, एक FD दे रखी हो सकती है, वो अननॉर्मलाइज हो। अगर वो पहली बात तो हमारे सिलेबस में अननॉर्मलाइज रिलेशन है ही नहीं। वो है तो 1NF में, कम से कम 1NF में। और जो 1NF में होगा वो हो सकता है कि सेकंड में, और सेकंड वाला हो सकता है थर्ड में, और थर्ड वाला हो सकता है BC में, और BC हो सकता है कि फोर्थ में। वैसे तो 5th NF भी होता है, लेकिन हम उसकी बिल्कुल बात नहीं करते, क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाता है। BC NF तक के ला लिए तो अपन ने बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो अगर मैं अननॉर्मलाइज रिलेशन से 1NF में ला रहा हूँ, तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिपीटिंग जो हो रही है, रिमूव रिपीटिंग ग्रुप, जो भी रिपीटिंग ग्रुप आ रहे होंगे उसको मुझे हटाना पड़ेगा। जो कि सिंपल सी बात है, जो रिपीटिंग होंगे उसको हम रखेंगे कि उसको तो यू हटा देंगे, क्योंकि वो दिख रहा है सामने, इजीली पता चल रहा है कि ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ से हटा के अलग रखिया जाए। अब अगर 1NF से 2NF में जाना है, तो आपको पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। जैसे कि हमने वो AB टेंस टू B वाला पढ़े थे ना, कि AB से B भी जा रहा है और B से A भी जा रहा है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, वो हटाना है। तो वो सीखेंगे हम लोग अभी कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी हटा रहे होंगे हम लोग। फिर अगर सेकेंड NF से थर्ड NF में जाना, तो हमको ट्रांजिटिविटी हटाना पड़ेगा। ट्रांजिटिविटी कैसा, कि A से B है और B से C है, तो C से A वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ हमको नहीं लिखना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये रिमूव करेंगे जब हम कह देंगे कि वो 3NF में या थर्ड NF में है। ऐसे ही थर्ड NF से जब BCNF में जा रहे होंगे, तो हमको ओवरलैपिंग कैंडिडेट की हटाना पड़ेगा। कि हमने कैंडिडेट की तो पता की है कि एक टेबल में बहुत प्रकार की कैंडिडेट की हो सकती है, एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होती है, लेकिन हम बात करें तो वो ओवरलैपिंग जो कैंडिडेट की है वो हमको हटाना पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि वो BCNF में चले गए। और BCNF में जाने के बाद हमको अगर 4NF में जाना है, तो हम ये करना चाहेंगे कि रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जो भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी उसको हटाने या रिमूव करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलो अब देखो, हम लोग स्पेसिफाई बात करते हैं 1NF की। ये 1NF क्या कहता है, दिख रहा है, ठीक। अब अगर 1NF की बात करें, तो 1NF क्या है, एक ऐसा रिलेशन R इज सेड टू बी इन 1NF इफ देयर इज नो एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इन A। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है। कि अच्छा, इसका सोल्यूशन अगर हमको कभी ऐसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे। हाँ, ये बहुत प्यारी बात थी कि ठीक है, हमारे पास ये ऐसे दो टेबल हैं और उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मिल गया। अब क्या किया जाए, तो हमको उस टेबल को स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर टेबल रखा है, ये टेबल के अंदर हॉबीज़ है, तो हॉबीज़ के तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जैसे कि ये एक पर्सन है, उसके रीडिंग, प्ले, वॉलीबॉल, स्टडी, फ़ोन, इतने सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब पर्टिकुलर एंटिटीज़ हैं। तो अब हम इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने का बेस्ट सोल्यूशन
कंडीशन यही है हमारे पास कि जो प्राइमरी की है उसको हमें एक जगह रख लो और जो अलग अलग एट्रीब्यूट है उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड कर लो। यानी ये जैसे कि प्राइमरी की हम यहाँ पे देखो तो रोल नंबर और ये तो ये रोल नंबर, तो रोल नंबर और नेम का मैंने एक अलग टेबल बना लिया। और टेबल तो ऐसे बनाएंगे सिंपल तरीके से, आपको पता है। अच्छा, बहुत लोग इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज रॉन्ग तरीका, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही बताया जाता है कि आप हॉरिजॉन्टल बनाओ, पर हॉरिजॉन्टल बना के उतना कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए आपको ऐसा वर्टिकल कॉलम ही या फिर ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। और इस टेबल का नाम भी दे सकते हैं चाहे तो। फिर ऐसे ही इसी टेबल को दो टेबल में स्प्लिट करना था, तो पहले टेबल ये स्प्लिट किया और सेकंड टेबल कैसे स्प्लिट किया कि हॉबीज और रोल नंबर। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये रोल नंबर इसके लिए फॉरेन की हो गई, इस वाले टेबल की जो ये रोल नंबर की है जो कि खुद के लिए प्राइमरी है, लेकिन अब जब वो यहाँ से रेफर करेंगी तो वो फॉरेन की कहलाएंगी। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यही पे समझ में आता है कि जो दूसरे टेबल से रेफर कर रही है उसे हम कहते हैं फॉरेन की। और ये हो गई हमारी हॉबीज़ की, रोल नंबर 1 की रीडिंग भी हेडिंग हॉबीज़ है, और रोल नंबर 1 की प्लेइंग भी हॉबी है, रोल नंबर 1 की अपना वॉलीबॉल भी हॉबी है। ये सारी चीज़ हम ऐसा कर सकते हैं। ये हो गई, हमने यहाँ पे क्या हटाया, हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटाए हमारे रिलेशन से। देखो यहाँ पे भी बढ़िया वाला काम हो गया और यहाँ पे भी बढ़िया वाला काम हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रह गया। तो ये हो गया 1NF। 1NF में जनरली हमारा रिलेशन दिया ही होता है, इसलिए उतनी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं 1NF में। अब हम सीधा चलते हैं सेकंड NF में। सेकंड NF, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे, कि पहले कैंडिडेट, अच्छा मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन समझो। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इन सेकंड NF इफ देयर इट इज ऑलरेडी इन 1NF। पहले तो उसको 1NF में होना पड़ेगा, जब भी जाके वो 2NF में होगा। अपन ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक 2NF में और 1NF में नहीं हो, ये तो कंडीशन कॉन्करेंसी मतलब गलत वाली बात होगी, कॉन्ट्राडिक्टिंग वाली बात होगी। सेकेंड NF में है तो उसको 1NF में होना ही पड़ेगा। एंड देयर इज नो एनी प्राइम एट्रीब्यूट, there is no any non-prime attribute, non-prime है, there is non-prime attribute in R which is partially dependent on prime attribute of R। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखो देखिए, एक मैंने यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल लूँ तो मैंने बात किया कि एक रिलेशन है मेरे पास ये, और उसमें मेरे को कैंडिडेट की मिली CD। अगर CD मेरे पास प्राइमरी की है तो नॉन प्राइम क्या हो जाएंगी, CD को हटा दो, ABE हो जाएंगी नॉन प्राइम की। अब मुझे ये चेक करना है कि इसमें कोई पार्शियली डिपेंडेंसी तो नहीं है, मतलब कि CD AB से तो कनेक्ट नहीं है अकेले अकेले में, कि CD जो साथ में है उसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अरे नहीं समझा, मैं ये कह रहा हूँ कि CD कैंडिडेट की है, CD अगर कैंडिडेट की है तो इसको आप अगर तोड़ते हैं तो C और D करते हैं तो क्या C से अकेला B तो नहीं मिल रहा, C से अकेला A तो नहीं मिल रहा, C से अकेला E तो नहीं मिल रहा। अगर ऐसा मिल रहा है तो ये पार्शियली डिपेंडेंसी है। तो हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि C से A तो नहीं मिल रहा, C से B तो नहीं मिल रहा, C से E तो नहीं मिल रहा। ये सारी चेक करेंगे, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि पार्शियली डिपेंड नहीं कर रहा है, और पार्शियली डिपेंड नहीं भी करना चाहिए। ऑल्सो नो पार्शियली डिपेंडेंस इफ वंस वन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। और सिंपल सी बात, इस लाइन का क्या मतलब है, अगर हमको प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ C ही मिला तो C से हम तो सारी चीज़ें पे जा रहे होंगे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर प्राइम एट्रीब्यूट CD मिला तो अकेला D किसी और को डिराइव नहीं करना चाहिए, अकेला C किसी और को डिराइव नहीं करना चाहिए। अगर वो कर लिया तो इसे हम कहेंगे कि पार्शियली डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे। चलो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपकी। एक क्वेश्चन तो देखो, एक क्वेश्चन से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन है और उसकी FD दे रखी है कि AB से C है और B से D है। सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर पार्शियली डिपेंडेंसी है। कैसे है कि अच्छा पहले तो क्या आप इसमें कैंडिडेट की पता करो, इसमें कैंडिडेट की क्या होंगी, कैंडिडेट की वो होती है जो कि सारे एट्रीब्यूट को ढूंढ के निकाल के लेके आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे AB को मेरी कैंडिडेट की बनाऊँ तो AB से मेरे को C मिल गया, और ये B अगर B भी मेरे ही पास आ गया तो B से D भी मिल गया, तो कैंडिडेट की तो AB हो गई। अब मेरे को ये देखना है कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। हमेशा यही प्रोसेस हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1NF में तो जनरली चीज़ें होंगी ही, सेकेंड NF में निकालने के लिए ये वाली चीज़ें ही करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें कैसा है, सबसे पहले कैंडिडेट की निकालो, कैंडिडेट की जो होंगी वो प्राइम एट्रीब्यूट बन गए। अब प्राइम एट्रीब्यूट के अपने के बाद नॉन प्राइम निकालो, नॉन प्राइम क्या हो जाएंगे, जो प्राइम हो गए उसको छोड़ के जितने भी बचे वो नॉन प्राइम हो गए। अगर AB प्राइम है तो CD मेरे पास नॉन प्राइम हो गए। इतनी बात समझिए, आगे बात समझो, बहुत बहुत प्यारी बात है। तो हमको ये पता चला कि मेरा जो प्राइम एट्रीब्यूट B है वो D को अकेला अकेला डिराइव कर पा रहा है, लेकिन जब साथ की बात की तो कैंडिडेट की AB थी
तो ऐसा होना ये चाहिए था कि ए बी मिल के डी को डिराइव करे, लेकिन हुआ ये कि बी ने अकेले ने डी को डिराइव किया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी देखने मिली कि बी ने डी को डिराइव कर दिया, सो पार्शियली डिपेंडेंसी प्रेजेंट। अब हमारा काम ये है कि हम ये पार्शियली डिपेंडेंसी को हटाएं। हटाने का मतलब ये है कि ए बी से सी था और बी से सी था, तो इनको ऐसे दो रिलेशन में तोड़ दे जिसमें अलग अलग कैंडिडेट की भी हो सकती है, होंगी, और उनमें दो रिलेशन हो जाए। दो रिलेशन से अब क्या कर दिया हमने, जो ऊपर वाले के हिसाब से पकड़े तो इसमें ए बी सी है, तो हमने मान लिया कि एक रिलेशन है ए बी सी, ये अलग कर दिए, और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी से सी कर दिए। सेकंड बात करें तो बी से डी था, तो एक रिलेशन लिए, उसके अंदर बी से बी और डी एलिमेंट डाले, और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी जो अपने पास थी बी से डी, वो बी से डी कर दिए। अब अगर कैंडिडेट की बात करें इसके अंदर, तो कैंडिडेट की ए बी ही बनेगी, क्योंकि ए बी से आप सी डिराइव कर पा रहे हैं। और यहाँ बात करें तो बी और डी एलिमेंट है, तो बी से हम डिराइव, बी से डी डिराइव कर पा रहे हैं, तो बी हमारे पास एक कैंडिडेट की कहलाएंगी। अब इसके अंदर आपस में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि अब ये वाला जो रिलेशन है ये हमारे लिए सेकंड एनएफ में है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये वाले रिलेशन को सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करके दो, तो आप जब ये वाला डब्बा बना रहे होंगे, ये डब्बे के ऊपर नंबर होंगे आपके। चलो, और नंबर की बात ऐसा है कि गेट में भी सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि अच्छा ये गेट में यहाँ से इस वाले सिलेबस से आसानी क्वेश्चन आते हैं। गेट में ये वाला जो डीबीएमएस है उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है डीबीएमएस को। आगे देखो, नाउ नो पार्शियल डिपेंडेंसी बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन। अच्छा, हमने जो प्रोसेस किया ना यहाँ पे, वो प्रोसेस का नाम है डिकम्पोजिशन। दो हिस्सों में तोड़ दिए, तोड़ने का मतलब होता है डिकम्पोजिशन। वी कन्वर्ट एफ डी इन सेकेंड एनएफ। अब ये सेकेंड एनएफ में है, ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेट है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, जिसका एक रिलेशन है ए बी सी डी, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होने वाले, और कैंडिडेट की हमको दे दी ए बी। पूछा ये गया था, अच्छा ये था कि हमारे पास सिलेक्ट द एफ डी विच विल मेक द रिलेशन नॉट इन सेकेंड एन एफ। ये इतनी सारी मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी गई है, इसमें से ऐसी कौन सी एक मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा दूँ, इसमें से कौन सी एक मैं एफ डी को हटा दूँ ताकि ये मेरी सेकेंड एन एफ में आ जाए। सेकेंड एन एफ में आने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी हटाना है, और पार्शियल डिपेंडेंसी हटाने के लिए अपने को ये देखना है कि जो कैंडिडेट की है, क्या वो जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ए बी है, तो ए या बी इन दोनों में से कोई भी दूसरे किसी को डिराइव कर पा रहा है अकेले अकेले में, ये और ये दोनों को हटा देंगे हम, तो हम कह देंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी हट गई। ये अच्छा, ये बी सी को नहीं भी हटाए तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सी मेरे पास, ए बी ने सी दे दिया। ए बी अगर मेरे पास कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की दोनों ने मिलकर मेरे को सी दे दिया है, और ये बी सी रहा भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए से डी आ गया, यहाँ गड़बड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ पे भी सही था कि ए बी से डी मिला, ए बी से डी मिला, बिल्कुल सही बात है। अगर ये लाइन लिखी ही नहीं होती यहाँ पे, तो हम कह देते आंख बंद करके कि ये मेरा सेकंड एनएफ में है। एक और क्वेश्चन देखो कि एक ये रिलेशन दे रखा है हमारे पास, और उसकी एफडी दे रखी है ए बी से सी और डी से ई। अब इसमें वैसे तो बहुत कुछ बताना था, लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो ए बी डी हो जाएंगी, क्योंकि ए बी डी को तीनों को मिला लेंगे तो हम सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें तो ए बी डी, और नॉन प्राइम की बात की तो सी ओ डी। अब इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है, क्यों तोड़ना है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने कैंडिडेट की ए बी डी बनाए, तो ये जो डी वाला एट्रीब्यूट है, ये सिंगल में अकेले में छुपके से ये ई को डिराइव कर पा रहा है, ये तो गलत बात होगी। तो अकेले में कैसे डिराइव कर रहा है? अकेले में डिराइव नहीं करने का, करना जो है वो साथ में करना है। तो डी से लेके ई अपन डिराइव कर पा रहा है ये अकेले में, तो ये चीज गलत हो गई। अब गलत हो गई का मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, पार्शियल डिपेंडेंसी हटाना पड़ेगा सेकंड एनएफ में लेके आने के लिए। तो इसको आप अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे। पिछली बार 2 तरीके से तोड़े थे, डिकम्पोजिशन किए थे, इस बार 3 तरीके से डिकम्पोजिशन कर देंगे, R1 R2 R3। अब ध्यान से देखो कि आप ये बोल रहे हैं कि ए बी यहाँ पे भी आ गया, ए बी यहाँ पे भी आ गया। हाँ, ऐसा आ सकता है, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो एक तो ये रिलेशन हो जाएगा ए बी डी वाला, जो कि सिंपल है कि ये ए बी डी वाला, इसके अंदर कोई फंक्शन डिपेंडेंसी है नहीं, मेन बात। फिर एक ये हो जाएगा डी से ई, जो कि हमारे पास ये फंक्शन डिपेंडेंसी है। एक हो जाएगा ए बी सी वाला, ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हो गई फंक्शनल डिपेंडेंसी। वैसे तो ये 2 भी लिख लिए तो हमारे लिए ये डिकम्पोजिशन हो गया है। अब ये फर्दर आपस में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। तीसरी बात करते हैं थर्ड एनएफ वाली।
थर्ड एनएफ का क्या डेफिनेशन होती है ये समझो। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इन थर्ड एनएफ इफ इट इज ऑलरेडी इन सेकेंड एनएफ। बिल्कुल सेम बात है, अगर आप सेकेंड में होंगे तो शायद आप थर्ड में हो सकते हो। पहले सेकेंड क्लास पास करोगे फिर ही तो थर्ड क्लास में जाओगे। तो अगर आपने सेकेंड पास की तो हो सकता है कि आप थर्ड क्लास में हो। अब वो हो या नहीं होगा अपन चेक करने के कि कैसे वो होने वाला है नहीं होने वाला है। तो आप सेकेंड क्लास में तो पहले हो यानी सेकेंड एनएफ में हो। एंड देयर इज नो एनी प्राइम एट्रीब्यूट इन आर विच इज ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट ऑन द की ऑफ आर। कितनी प्यारी बात हो गई। अब हमको ट्रांसिटिविटी चेक करना है। देखो मैं बता रहा हूँ सेकेंड एनएफ और थर्ड एनएफ आसान ये कैसे निकालना ये आसानी है। आगे देखो कि एक हमारे पास इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आर से एक ये रिलेशन है हमारे पास। आर से एक ये रिलेशन है ए बी सी डी, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए और इसके अंदर फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दे रखी है कि ए बी से लेके सी है और सी से लेके डी है। अब अगर कैंडिडेट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट की हो जाएंगी ए बी हो गई अब कैंडिडेट की। अब प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें तो ए बी इसके प्राइम एट्रीब्यूट हो गए क्योंकि जो कैंडिडेट की में आता है वो प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करें तो सी और डी बन गया क्योंकि जो ए बी से ए बी अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो जो बच गए वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सी और डी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। अब देखो हमको क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है कि जो भी रिलेशन होगा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट के एग्जाम में आ रहा है या सेमेस्टर एग्जाम में आ रहा है वो 1 एनएफ में होगा ही होगा क्योंकि उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे नहीं। अगर होंगे तो वो सामने से हटा देगा या दिख रहा होगा आंखों से, इसको हटा दो यहाँ से। बिल्कुल, इसलिए जितने भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है वो सब के सब 1 एनएफ में है। जितने भी नॉर्मल फॉर्म है 1 एनएफ में तो है ही है। सेकंड बात करें कि हमको सेकंड एनएफ हटाना है तो सेकंड एनएफ हटाने के लिए नॉन पार्शियल डिपेंडेंसी चाहिए अपने को, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब डी वाली जो बात अभी मैंने समझाई आपको ये 3 वाली, तो जो डी इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए बी हैंस आर इज नॉट इन 3 एनएफ। देखो मतलब क्या था कि ये जो D है ये ट्रांसिटिवली डिपेंड करता है ए बी के ऊपर कि इससे ये आया तो इससे ये आया तो इससे ये आ गया, ऐसी वाली बात हुई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रांसिटिवली ये डिपेंड करता है। अपने को नॉन डिपेंडेंट चाहिए कि आप ट्रांसिटिवली इसके ऊपर डिपेंड मत करो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 एनएफ का क्या मतलब है कि ट्रांजिटिवली डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया सी से डी मिल गया और सी क्या था, सी खुद नॉन प्राइम था और डी खुद नॉन प्राइम है। तो ये वाली जो चीज़ लिखी गई ये थोड़ी सी गलत चीज़ हो गई, ऐसा हमको समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ये पहली बात तो अगर कोई ये पूछ रहा है कि ये थर्ड एनएफ में है क्या, नहीं है, नहीं ये थर्ड एनएफ में नहीं है। अगर सेकंड एनएफ में चेक करना है तो सेकंड एनएफ में है क्या ये, हाँ इसके अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ये तो सेकंड एनएफ में तो है बट थर्ड एनएफ में नहीं है। अब इसको थर्ड एनएफ में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीकंपोजिशन करना पड़ेगा। डीकंपोजिशन का मतलब है तोड़ना। अब तोड़ने का ये है कि ये पहले वाले को अलग कर दो, दूसरे वाले को अलग कर दो। पहले वाले का मतलब है ए बी सी, तो मैंने R1 ABC अलग कर दिया। सेकंड वाले का मतलब है C से D, तो R2 मैंने CD अलग कर दिया। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें तो यही A B से C और C से D आ गई। हमने क्या किए कि ये D को ओरिजिनल रिलेशन से हटा दिए और उसको दूसरे वाले रिलेशन के साथ बना लिए। अब ये आपस में ये वाली जो रिलेशन और ये वाला जो रिलेशन है आपस में अलग अलग है, इनमें कोई भी मतभेद भाव नहीं है। नेक्स्ट अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन है, ये वाला रिलेशन ये और एफ डी ये दे रखी है और ये दे रखी है, एफ डी ये दे रखी है ये दे रखी है। अपने को अगर कैंडिडेट की निकालना है तो क्या हो रही होंगी, सिर्फ ए कैसे, अगर ए से मैं बी सी एफ निकाल रही था और सी से डी ई निकल गया तो अब मेरे पास ए क्या हो गई, एक कैंडिडेट की हो गई और जो कैंडिडेट की होती है वही प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। प्राइम एट्रीब्यूट ये हो गया तो जितने भी बचे वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। अब हमको चेक करना है कि ये किस में है किस में नहीं है। सबसे पहले हम अगर चेक करें कि पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए हमको सेकंड एनएफ में है या नहीं है ये चेक करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि क्या जो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है क्या वो कभी अकेले इसको डिराइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नॉट इन पार्शियल डिपेंडेंसी एंड इट इज इन सेकंड एनएफ। यहाँ पे कोई भी अकेला जो ए है, अकेला ए कोई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए सेकंड एनएफ में है। एकदम प्यारी बात, सिंपल सी बात। अब हम चेक करेंगे कि 3 एनएफ में है या नहीं है। तो ये जो हमको दे रखा है वो ट्रांजिटिवली डिपेंड है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि अगर मैं ये कह दूं कि ए से सी आ गया तो सी ने डी ई को नहीं डिराइव करना चाहिए था, ए ने डी ई को डिराइव करना चाहिए था। यहाँ पे मुझे ट्रांसिटिवली डिपेंडेंसी मिल गई, यानी अब ये वाला रिलेशन जो है मेरा वो 3 एनएफ में नहीं है तो लेके आओ। पहले तो एक सवाल तो क्लियर हो गया कि ये 3 एनएफ में है क्या, नहीं है। अब इसको लेके आओ, लेके आने के लिए क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने वो लाइन भी लिखी है, चेक फॉर 3 एनएफ। 3 एनएफ के लिए अगर चेक करते हैं तो जो डी ई है ये ट्रांजिटिवली
डिपेंड ऑन ए हैंस आर इज नॉट इन 3NF। अब अगर नहीं है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज करने का तरीका है कि R1 R2 बनाओ। R1 की बात करें तो ABCF अलग कर दिए, ABCF अलग कर दिए और CDE अलग कर दिए। अब ये दोनों अपने अपने रिलेशन है। अगर इसकी कैंडिडेट की बात करें तो A है, इसकी कैंडिडेट की बात की तो C है। दोनों आपस में अलग अलग हैं और इनके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है और कोई ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि अब ये 3NF में हैं। ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आ गई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BCNF। BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। हाँ, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इन BCNF इफ इट इज़ ऑलरेडी इन 3NF। पहले तो आपको 3NF में होना पड़ेगा। BCNF को 3 क्लास के बाद आता है, मतलब थर्ड के बाद आता है, और थर्ड के बाद BCNF के बाद 4 आता है। तो अगर कोई BCNF में है तो उसको पहले थर्ड NF में होना ही पड़ेगा। एंड फॉर अ रिलेशनल फंक्शन डिपेंडेंसी अल्फा से बीटा, अल्फा शुड बी सुपर की इन R। बिल्कुल सिंपल सी बात होगी। अगर आप ये सुपर की का कॉन्सेप्ट भूल गए तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। सुपर की का मतलब वो होता है कि ऐसे एट्रीब्यूट जिसको मैं यूनिकली आइडेंटिटी कर पाऊँ, उसका अगर मैं सेट बना लूँ तो वो मेरी कहलाएंगी सुपर की। और सुपर की से ही हम लोग कैंडिडेट की छाट के लेके आते हैं। तो अब अगर एक क्वेश्चन के थ्रू समझो, अगर नहीं समझा है तो बहुत प्यारी चीज़ है ना। अगर BCNF से क्वेश्चन बन रहा होगा तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा। शायद दिख रहा है क्या पूरा? चलो पहले तो डेफिनेशन समझे, अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि BCNF कैसे निकालना है, क्या बात हो रही है। अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन है, एक रिलेशन दे रखा है ये वाला, और उसकी FD है AB से CD और D से B। अब अगर इसके अंदर हमको कैंडिडेट की निकालनी है तो कैंडिडेट की अब निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ कि एक तो ये हो गई AB से हमने CD B सब कुछ निकाल लिया तो AB हो गई। लेकिन क्या मेरी AD भी कैंडिडेट की हो सकती है? कैसे? मतलब कि A तो आ गया हमारे पास, तो A आ गया और D आ गया, और A से ये D से B भी आ गया। एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको कि हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब ध्यान से समझो कि ये पेपर तो दिख ही रहा है आपको। हाँ, अगर मैं कह दूँ कि AB से CD आया है और D से B आया है, तो अगर मैं AD को अपनी प्राइमरी की बताऊँ और इसका क्लोज़र निकालूँ तो AD का जो क्लोज़र बन रहा होगा वो होगा A खुद, D खुद, और D ने B को डिराइव किया तो ये आ गया मेरे पास B। अब A और B ने मिलके C को डिराइव कर दिए, C और D को, ये आ गया C। सारे एलिमेंट अगर यहाँ से डिराइव हो गए हैं, मिल गए, तो हम कह देंगे कि AB भी मेरे पास एक कैंडिडेट की है। AB भी मेरे पास क्या है? AD भी एक कैंडिडेट की है। अब अगर प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम के एट्रीब्यूट की बात की तो ABD हो जाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा C। तो अब सबसे पहले चेक करो कि 1NF में क्या। अरे आँख बंद करके ये 1NF में है। 1NF की हमको कोई टेंशन की बात नहीं है, ये 1NF में है ही है। अब हमको चेक करना है कि ये सेकंड NF में है या नहीं है। सेकंड NF में चेक करने के लिए हमको पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ती है कि पार्शियली डिपेंडेंट है क्या नहीं है। यानी जो ABD है, क्या ये छुपके से C को डिराइव कर पा रहे हैं? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास FD है, ये था, तो नहीं कर पा रहे, तो कोई भी पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं है। अब चेक करना है ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर मेरी ये वाली ABD एक प्राइमरी की है तो ये प्राइमरी की दूसरे को डिराइव कर ले और दूसरा तीसरे को डिराइव कर ले, तो हम कह रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन C अकेला यहाँ पे तो देखने मिल रहा है कि C को कोई अकेला डिराइव नहीं कर पा रहा है, हम कह देंगे कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। अब चेक करना है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म या फिर BCNF चेक करने के लिए हमको क्या करना है कि अगर अल्फा से बीटा है और अल्फा जो है वो सुपर की होना चाहिए हमारे R में। अगर एक FD दे रखी है AB से CD, तो इस वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा कि AB क्या हो जाएंगी? की हो जाएंगी। और अगर इसको अलग कर दिया जाए तो D इज़ नॉट अ की। D क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिलेशन के अंदर BCNF के अंदर नहीं आ रहा है। मतलब मेरी बात समझो कि अगर आप B से D बनाना चाहे तो D एक की इसलिए नहीं है क्योंकि AB को मैंने यहाँ पे की बनाया और AB से मैं D निकाल पा रहा हूँ। और जो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन वही कि हमारे पास 2 एट्रीब्यूट है, दोनों को अलग अलग कर दिए, रिलेशन A से CD कर दिए और D से B कर दिए, तो अब ये मेरे पास डिकम्पोजिशन वाली चीज़ मिल गई है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि B वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन की। पहले B क्या था? B D के ऊपर डिपेंडेंट था, और B और जो B था वो D के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब जब मैंने उसको अलग अलग कर दिया तो वो अलग अलग रिलेशन हो गए। अब कोई हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात नहीं आ रही है। B वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन की, हैंस रिमूव R
रिमूव फ्रॉम आर एंड कीप्ड इन अनदर रिलेशन विद डी। बिल्कुल सही। अगर बात समझ में आई है तो मेरी ये वाली बात भी अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आ गई। चलो, मैं वो कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये एफ डी दे रखी, हो सकता है कुछ रिलेशन हो, तो सबसे पहले तो 1NF में है ही है। सेकंड, अगर इसकी पार्शियल डिपेंडेंसी चेक की जाए तो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले इसकी कैंडिडेट की लिखना पड़ेगा। अब कैंडिडेट की लिखने की बात करें तो हाँ, यहाँ पे मैंने वो रिलेशन नहीं लिखा। अगर मैं रिलेशन लिखता तो उसमें ABCDE और एक्स और वाई भी था, एक्स और वाई भी था, इसलिए मैं पहले जो कैंडिडेट की लिखा था वो गलत बन गई थी। इसमें मुझे एक एक वाई भी जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारी अब जो कैंडिडेट की बनेगी वो ABY, BCY, ACY बनेगी। कैसे? अगर मैं AB निकाल लूँ तो AB से मेरे पास C आ गया और AC से फिर ये सारे एलिमेंट अगर मेरे पास डिराइव होते हैं और एक था Y भी साथ में था तो मुझे यहाँ पे Y लिखना पड़ेगा। ऐसे ही BCY, ACY ये सारे मेरे क्या हो गए? कैंडिडेट की हो गए। अगर ये कैंडिडेट की हो गए तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए? ABCY, ABCY और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए DEX। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये कौन से NF में है। तो हम इसको जब चेक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो 1NF में, फिर पार्शियली डिपेंडेंसी देखे तो पता चला कि यहाँ पे पार्शियली डिपेंडेंसी बहुत सारी है। पार्शियली डिपेंडेंसी बहुत है कि अकेले बी ने डी को डिराइव कर दिया। देखो बी ने डी को डिराइव कर लिया तो हम कह देंगे कि ये सेकंड एनएफ में नहीं है। सेकंड एनएफ में नहीं है तो ये सिर्फ फर्स्ट एनएफ में रखा हुआ है, फर्स्ट एनएफ में है। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नॉर्मल फॉर्म की सेटिस्फाई बाय द रिलेशन आर, दैट इज 1NF। ये 1NF के ऊपर कहीं नहीं गया, ये सिर्फ 1NF में ही है।